आइए आज हम बात करते हैं नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया की। तो देखिए नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसका ड्यूरेशन ये लेस देन 120 मिली सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल हमारा जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्यूआरएल कॉम्प्लेक्स, इसका जो ड्यूरेशन होता है ये 120 टू 200 मिली सेकंड होता है। यानी अगर इसको हम सेकंड में देखें तो ये 0.1 टू 0.2 सेकंड नॉर्मल इसका ड्यूरेशन ये होता है। तो पता चला कि हमारा जो नॉर्मल ड्यूरेशन है 0.12 सेकंड का या 120 मिली सेकंड का, इससे छोटा अगर हमको क्यूआरएस इंटरवल देखने को मिल रहा है तो इसी को हम बोलते हैं नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया। ठीक है, तो नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया ये हो गया। तो देखिए नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लेस देन 120 मिली सेकंड। और फिर यहाँ पे देखिए बताया गया कि रैपिड वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन, तो ये जो वेंट्रिकल है ना, इसका एक्टिवेशन तेज हो जाएगा। ठीक है, तो वेंट्रिकल का एक्टिवेशन तेज हो जाएगा, लेकिन वेंट्रिकल का जो कंडक्शन सिस्टम है ना, ये नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए जैसे ये ना कि वेंट्रिकल का पूरा कंडक्शन सिस्टम ये पूरा नॉर्मल रहेगा, बस ये जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एबी नोड में करंट होल्ड हो रहा था, तो यहाँ पे ये होल्ड नहीं होकर जल्दी से एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस वजह से हमको नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया कि क्या होगा कि रैपिड वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन, वेंट्रिकल जो होगी ये रैपिडली एक्टिवेट होगी, लेकिन कंडक्शन पाथवे जो होगा वेंट्रिकल का ये नॉर्मल रहेगा। और देखिए क्या होगा कि टेकिकार्डिया ओरिजिनेट विद इन और अबव एवी नोड। तो जो टेकिकार्डिया है ओरिजिनेट होगा, ये देखिए ये एवी नोड जो है, इस एवी नोड से या तो ओरिजिनेट होगा या इससे ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ से टेकिकार्डिया ओरिजिनेट होगा और इसको जल्दी से इसको स्टिमुलेट कर देगा, और जब इसको स्टिमुलेट करेगा तो ये अपना नॉर्मल काम करेंगी। तो यहाँ का जो कंडक्शन सिस्टम है ये अच्छे से काम करेगा, बस यहाँ से ऑर्डर जल्दी आ जाएगा, जल्दी से ऑर्डर आएगा, जल्दी जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे जो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमारा जो ये है ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता दिया गया। इसमें देखिए हमारे एट्रियल फिब्रिलेशन है, मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डिया है, एट्रियल फ्लटर है, और प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, और WPW सिंड्रोम है। तो ये सारी हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ओवरऑल हम बता दें कि नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया में क्या होता है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की साइज जो होती है, इसका ड्यूरेशन 120 मिली सेकंड से छोटा हो जाता है, और यहाँ पे वेंट्रिकल का कंडक्शन सिस्टम नॉर्मल होता है, जबकि वेंट्रिकुलर का एक्टिवेशन जो होता है ये तेज हो जाता है। और जो यहाँ पे टेकिकार्डिया होती है, यहाँ पे या तो एबी नोड की वजह से देखने को मिलेगी या तो एबी नोड से ऊपर, यानी यहाँ पे हमको वेंट्रिकल सिस्टम बिल्कुल अच्छे से काम करते दिखाई देंगे, बस वेंट्रिकल में ऑर्डर जल्दी चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया। ठीक, तो ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एट्रियल फिब्रिलेशन की। तो देखिए एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है कि इर्रेगुलर रेट एंड रिदम विद नो डिस्क्रीट पी वेव। तो यहाँ पे देखिए हमको इरेगुलर रेट और इरेगुलर रिदम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो पीवीओ होगी ये देखने को नहीं मिलेगी, यानी नो डिस्क्रीट पीवीओ, कोई अच्छी पीवीओ नहीं देखने को मिलेगी, सब अलग अलग होगी। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए इरेगुलर आपको देखिए ये जो है आपको रिदम देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक बार ये इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा। ठीक है, देखिए आर इंटरवल ये आपको अलग देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे रिदम भी जो है तो ये अलग अलग हो जाता है। तो ये रेट और रिदम क्या होता है अभी हम यहाँ पे आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेट और रिदम दोनों इरेगुलर हो जाता है, और पीरियड होती है यहाँ पे कोई डिस्क्रीट पीरियड नहीं होती है। देखिए पीरियड होती है, ये देखिए सब में देखिए यहाँ पे कोई डिस्क्रीट पीरियड नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बता दी गई। और क्या है कि एरिथमोजेनिक एक्टिविटी यूजुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम ऑटोमेटिक फोकाई नियर पल्मोनरी वेन ऑस्टिया इन लेफ्ट एट्रियम। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि ये एरिथमोजेनिक फोकाई जो होती है ना, हम यहाँ पे बताया देखिए जैसे नॉर्मल ऐसा होता है ना कि यहाँ से एवी नोड से ये इधर करंट गई, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फोकाई जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोकाई जनरेट होती है, ये जो हमारी लेफ्ट एट्रियम में जो पल्मोनरी वेन आके यहाँ पे ड्रेन हो रही है ना, इसी के पास यहाँ पे हमको फोकाई देखने को मिलती है, जो आके इसको स्टिमुलेट कर देती है, आके एवी नोड को स्टिमुलेट करेगी। इस वजह से यहाँ पे हमको शॉर्ट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि एरिथमोजेनिक एक्टिविटी यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम ऑटोमेटिक फोकाई नियर पल्मोनरी वेन ऑस्टिया इन लेफ्ट एट्रियम। और उसके बाद अच्छा यहाँ पे देखिए ये हमको देखने को मिलता है, यहाँ पे हम मैकेनिज्म बता दें तो मैकेनिज्म देखिए यहाँ पे यही चीज है ना कि यहाँ पे एरिथमोजेनिक फोकाई बन जाती है, और एरिथमोजेनिक फोकाई जब बनती है ना, तो देखिए यहाँ पे मान लो नॉर्मल हमारा ये काम कर रहा था, तो नॉर्मल जब यहाँ एसए नोड से करंट आ रही थी, यहाँ पे होल्ड हो रही थी, फिर इधर जा रही थी, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव पीरियड वगैरह आपको देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव पीरियड देखने को मिल रही थी, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन में जब यहाँ पे फोकाई आ जाती है ना, यहाँ पे फोकाई का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जैसे ही इसका ये रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म होता है, तो फौरन ही रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म होने के बाद ना ये वाली फोकाई अपना काम करने लगती है। तो ये वाली फोकाई मतलब इतना तेज काम करती है, तो कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे ऐसे अलग अलग ड्यूरेशन पे ये काम करती है। इस वजह से यहाँ पे जो आर इंटरवल होता है ना, ये हमको अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो आर इंटरवल इसी वजह से हमको अलग देखने को मिलता है, क्योंकि आप ये देखिए ये जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है ना, यहाँ तक तो कोई फोकाई नहीं काम करेगी। ठीक है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में यहाँ तक कोई फोकाई नहीं काम करती है मायोकार्डियम में, लेकिन जैसे ही इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म होगी, फौरन यहाँ पे एक फोकाई आ जाएगी, अगली बार में थोड़ा बाद में आएगी, उससे बाद में थोड़ा बाद में आएगी, या उससे थोड़ा पहले आएगी। तो मतलब यहाँ पे इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड के बाद यहाँ पे फोकाई अलग अलग ड्यूरेशन पे आके वो करेगी। इसी वजह से यहाँ पे हमको इरेगुलर रेट और रिदम देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज बता दिए, तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म बता दिए कि यहाँ से जैसे देखिए एक बार यहाँ पे हम और क्लियर कर दे, जैसे यहाँ से देखिए आपका ये करंट इधर आ रही थी ना, तो इधर आ रही थी, तो ये नॉर्मल जो आ रही थी कि यहाँ से एसए नोड अपने पर्टिकुलर टाइम पे फायर कर रहा था, यहाँ से एबी नोड में आ रही थी, यहाँ से इधर जा रही थी, लेकिन जब आपके यहाँ पे फोकाई बन गई, अब ये फोकाई अपने हिसाब से फायर करेगी, और अपने हिसाब से फायर करेगी, जैसे ये इसका वेंट्रिकल का रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म होगा, फौरन आके ये स्टिमुलेट कर देगी। तो ये जब स्टिमुलेट करेगी वेंट्रिकल फौरन जो है फिर से
कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये वाली जो फोकाई होती है इसका मतलब यहीं को निकलता है, ठीक है। इस वजह से ये हो गया। फिर अगली बार फिर से फोकाई आई तो इस बार में कुछ अलग टाइप से होगी, ठीक है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड अलग हो गया। तो पता क्या चला कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव पीरियड है इसमें तो नहीं कोई परेशानी होगी, लेकिन यहाँ पे इसके बाद ये जो फोकाई आ रही है बाहर वाली फोकाई, ये अलग अलग टाइम पे इसको स्टिमुलेट करेगी। इस वजह से यहाँ पे हमको इर्रेगुलर रेट और रिदम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे बता दी है आपको। और इसके कॉज क्या हो सकते हैं, तो देखिए कॉमन रिस्क फैक्टर इसके हैं कि यहाँ पे हाइपरटेंशन की वजह से देखने को मिल सकता है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से। तो हाइपरटेंशन देखिए जैसे ग्रेव्स डिजीज में हमको आर्ट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलता है। तो पता चला ग्रेव्स डिजीज में हाइपरथायराइडिज्म होगा, तो हाइपरथायराइडिज्म भी आर्ट्रियल फिब्रिलेशन कॉज करता है। इसी वजह से जो आप लियोथायरोक्सिन देते हैं ना, तो लियोथायरोक्सिन का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है, ये आर्ट्रियल फिब्रिलेशन होता है, ठीक है। तो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन ये लियोथायरोक्सिन में हमको देखने को मिलता है, यानी पता चला हाइपरटेंशन में हमको देखने को मिलेगा आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आर्ट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर देखिए आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में हमको होगा क्या क्या देखने को मिलता है, तो मे प्रीडिस्पोज टू थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट ड्यू टू लेफ्ट आर्ट्रियल ब्लड स्टेसिस। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे ब्लड स्टेसिस हो जाती है, क्योंकि जब ये फिब्रिलेशन आता है तो इधर से ब्लड आसानी से इधर नहीं जा पाता, क्योंकि फिब्रिलेशन बहुत कॉन्ट्रैक्ट करने लगी है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि थ्रम्बाई वगैरह का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। इस वजह से हमको थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से हमको पर्टिकुलरली स्ट्रोक देखने को मिलता है, क्योंकि जब यहाँ पे थ्रम्बाई का फॉर्मेशन हो गया तो ये अब यहाँ से डिसलॉज होगा और ये जाके सेरिब्रल वेन में ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमको आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में स्ट्रोक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे हम बात कर लिए कि स्ट्रोक क्यों देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब देखिए हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए रेट और रिदम को हम कंट्रोल करते हैं। तो देखिए रेट क्या होता है, तो देखिए रेट हम बताए ना कि एक बार में हार्ट जो है कितना ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक बार में हार्ट कितना कॉन्ट्रैक्ट करता है इसको हम रेट बोलते हैं, और रिदम हम बोलते हैं कि ये कितनी कितनी ड्यूरेशन पे कर रहा है, ठीक है। तो कितने कितने एक बार बीट हुई उसके कितने ड्यूरेशन पे, अगली बीट कितनी ड्यूरेशन पे, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रिदम जो होता है, देखिए हमको आर इंटरवल इरेगुलर जो देखने को मिल रहा है, तो ये रिदम की वजह से देखने को मिल रहा है। और रेट जो होगा तो इसी जो आर इंटरवल जो डिफरेंट हो गया, तो देखिए जब अलग अलग होगा तो एक मिनट में हमको डिफरेंट रेट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी वजह से हमको रेट और रिदम दोनों इरेगुलर देखने को मिलेगा। तो ये रेट और रिदम जो हम बताए थे यहाँ पे क्लियर कर दिए। ये रिदम क्या होता है कि कितने मिली सेकंड बाद ये दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर कितने मिली सेकंड बाद ये हुआ, और पूरे एक मिनट में कितनी बार हो रहा है, ये हमारा रेट होता है। तो रेट और रिदम दोनों हमारे यहाँ पे रेगुलर हो जाता है, और इसी को हम कंट्रोल करते हैं। तो मैनेजमेंट में देखिए हम क्या करते हैं कि रेट को भी कंट्रोल करते हैं और रिदम को भी कंट्रोल करते हैं। तो देखिए रेट को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे जो टारगेट बनाते हैं ना, ये चाहते हैं कि वेंट्रिकल का जो रेट है ये 100 बीट पर मिनट से कम हो जाए, ठीक है। तो वेंट्रिकल का रेट 100 बीट पर मिनट से कम हो जाए। और यहाँ पे हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो मेन हमारा टारगेट होता है ये कि हम एबी नोड को ब्लॉक कर दें। तो जो एबी नोड हमारा ब्लॉक हो जाएगा, ये देखिए एबी नोड ब्लॉक हो गया, तो यहाँ से फोकाई इधर नहीं आएगी। तो इस वजह से ये रेट जो है रेट को हम कम करना चाहेंगे, और कम करके इसको 100 बीट पर मिनट से कम कर देंगे। तो ये हमारा एक टारगेट हुआ। और यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं हम ये बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो रेट को कंट्रोल करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, और यही हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। लेकिन अगर बीटा ब्लॉकर काउंटर इंडिकेटेड है जैसे सीओपीडी और अस्थमा, तो इस कंडीशन में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर करते हैं, क्योंकि ये सीओपीडी और अस्थमा को एक्सरबेट करती है। इस वजह से सीओपीडी और अस्थमा के केस में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और यहाँ पे डिल्टियाजिम और वेरापामिल ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हम रेट को इस तरह कंट्रोल करते हैं। और रिदम को कंट्रोल करने के लिए देखिए हम यहाँ पे मायोकार्डियम के सेल में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है इसको हम स्लो कर देते हैं, ठीक है। इसको हम ब्लॉक कर देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे एम क्या होता है कि हम सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दें और पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर दें। जब सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो हमारा एक्शन पोटेंशियल स्लो हो जाएगा, और जब पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो हमारा रिपोलराइजेशन स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम दिखाए, ये देखिए जब हम मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल की बात करके आए थे, तो यहाँ पे देखिए हमारा सोडियम चैनल ओपन होता है, इस वजह से हमको मायोकार्डियल डीपोलराइजेशन देखने को मिलता है। और फिर रिपोलराइजेशन देखिए यहाँ पे हमको पोटेशियम चैनल ओपन होता है तब देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल में अच्छे से बता के आए हैं। तो अब हमारा टारगेट क्या होता है कि इसको हम ओपन ना होने दें, ठीक है। इसको अच्छे से हम ओपन ना होने दें ताकि मायोकार्डियम जो है जल्दी से ये डीपोलराइज ना हो पाए। और दूसरा क्या होता है कि ये जो होता है हमारा पोटेशियम चैनल, इसको भी हम ब्लॉक कर देंगे ताकि इस पोटेशियम आसानी से सेल के बाहर ना जा पाए, यानी रिपोलराइज ना हो पाए। तो रिपोलराइज नहीं हो पाएगा। तो देखिए नॉर्मल हमारा ऐसा था कि यहाँ तक डीपोलराइज हुआ, डीपोलराइज के बाद ये प्लेटो फेज वगैरह आया, इस पर भी हम नहीं बात करें। फिर यहाँ से देखिए और ज्यादा जब इफ्लक्स होगा तो अंदर देखिए दोबारा ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे पहुंच गई, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे देखिए -35 पे पहुंच गई, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम का ई फ्लक्स हुआ, बाहर चला गया, इस वजह से ये इतने पे पहुंच गए। लेकिन जब हमारे यहाँ पे टारगेट होता है कि ये वाला फेज भी हम स्लो कर दें और साथ साथ ये वाला फेज भी स्लो कर दें, तो देखिए जो हमारी ये इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है ये बढ़ जाएगी, और जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ जाएगी तो हमारी जो फोकाई जो एक्सटर्नल फोकाई थी ये इस पे काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिदम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो रिदम को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करना चाहेंगे और पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करना चाहेंगे। तो देखिए सोडियम चैनल जो होता है एक्शन पोटेंशियल को स्लो कर देगा, और पोटेशियम चैनल जो होता है ये रिपोलराइजेशन को स्लो कर देगा। इस वजह से यहाँ पे हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है रिदम को कंट्रोल करने के लिए, ये
ये हम एम्योड्रॉन देते हैं। एम्योड्रॉन हमको मालूम है ये क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग है, ठीक है। तो देखिए क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग ये हमारे एम्योड्रॉन है। और देखिए एम्योड्रॉन देने के बाद देखिए हमको क्या चेंजेस देखने को मिले, इसमें भी हल्का सा चेंज देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए ये पोटेशियम का इफ्लक्स नहीं हो पा रहा है, इस वजह से देखिए ये इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड नॉर्मल कंडीशन में इतनी छोटी थी और यहाँ देखिए इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड इतना ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरीके से हम एम्योड्रॉन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एम्योड्रॉन का ही क्लास 3 में क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्लास 3 में देखिए एम्योड्रॉन जो होती है हमारी, इसमें क्लास 1 क्लास 2 और क्लास 3 तीनों की एक्टिविटी होती है। तो क्लास 1 की एक्टिविटी क्या होती है कि सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है, इस वजह से हमारा जो टारगेट होता है कि सोडियम चैनल ब्लॉक करना वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ हमारा पोटेशियम चैनल ब्लॉक करना यानी क्लास 3 एंटी एरिथमिक का जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम एम्योड्रॉन का इस्तेमाल करते हैं एज ए डिक्रीजमेंट ऑफ रिदम, ठीक है। तो रिदम डिक्रीज करने के लिए हम एम्योड्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम बता दिए कि बीटा ब्लॉकर जो होता है रेट के लिए होता है ड्रग ऑफ चॉइस, और एम्योड्रॉन जो होती है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है रिदम कंट्रोल के लिए। अच्छा ये देखिए ये जो होता है ना ये हमारा एक्यूट मैनेजमेंट नहीं होता है, एक्यूट मैनेजमेंट जो होता है हमारा ये कार्डियो वर्जन होता है। तो एक्यूट मैनेजमेंट हमारा कार्डियो वर्जन होता है, उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे। और डिफिनेटिव ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए डिफिनेटिव ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं कि एब्लेशन ऑफ पल्मोनरी वेन ऑस्टिया। तो पल्मोनरी वेन के पास जो ऑस्टिया है ना यहाँ पे मतलब यहाँ पल्मोनरी वेन का जो ऑस्टिया है यहाँ पे हम एब्लेशन क्रिएट कर दें, क्योंकि यहाँ से हमारी एक्सटर्नल फोकाई जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा डिफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है। और इसमें देखिए और हम क्या करते हैं कंसीडर एंटी कोगुलेशन बेस्ड ऑन स्ट्रोक रिस्क। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पे हम एंटी कोगुलेशन वगैरह भी देते हैं, ठीक है। तो एंटी कोगुलेशन में देखिए हम डिबिगैट्रन और वारफरिन ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डिबिगैट्रन या वारफरिन ये इस्तेमाल करते हैं, दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है, यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में हम देखिए एक बार फिर से बता दें क्या होता है कि यहाँ पे एक्टोपिक फोकाई की वजह से एवी नोड पे ज्यादा करंट आती है, और यहाँ पे जो ये हमारी रिफ्रैक्टिव पीरियड है इसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। बस यहाँ पे क्या है कि ज्यादा फोकाई इधर से आने की वजह से हमारे आर्टेरियल में फिब्रिलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव पीरियड के फौरन बाद ही स्टिमुलेट कर देती है। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म होती है तो कुछ हमको टाइम मिलता है दोबारा आके यहाँ से स्टिमुलस जनरेट होने में, ठीक है। नॉर्मल में ऐसा होता है, लेकिन इसमें जब फोकाई आ गई तो जैसे ही यहाँ पे रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म होगा फौरन यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से फिर यहाँ तक नॉर्मल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से फिर ऐसे इस वजह से हमको यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म फिर से हम क्लियर कर दिया आपका। और ये ऑटोमेटिक फोकाई एक्टोपिक फोकाई की लोकेशन बताई गई कि कहाँ होती है कि ये पल्मोनरी वेन का जो ऑस्टिया होता है यहाँ पे होती है लेफ्ट एट्रियम में। और उसका फिर देखिए यहाँ पे कॉमन रिस्क बताया गया कि हाइपरटेंशन और कोरोनरी आर्टरी डिजीज कॉमन रिस्क फैक्टर है इसका, और इसकी वजह से हमको थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और स्ट्रोक पर्टिकुलरली हमें इसमें देखने को मिलता है। और मैनेजमेंट में बताया कि यहाँ पे रेट और रिदम दोनों को हम कंट्रोल करते हैं। रेट कंट्रोल करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे, और रिदम कंट्रोल करने के लिए हम एम्योड्रॉन का इस्तेमाल करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस पे, ठीक है। और यहाँ पे रेट के लिए अगर हम बीटा ब्लॉकर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं अस्थमा या सीओपीडी में, तो यहाँ पे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन का इस्तेमाल करते हैं, डिल्टियाजिम या वेरापामिल का। और यहाँ पे एम्योड्रॉन ये क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग है, इसका इस्तेमाल इसीलिए सिर्फ किया जाता है क्योंकि इसमें क्लास 1 वाली भी एक्टिविटी होती है, यानी सोडियम चैनल को भी ब्लॉक कर सकता है। और डिफिनेटिव ट्रीटमेंट हमारा जो होता है कि ये जो पल्मोनरी वेन का ऑस्टिया है यहीं से हमारी एक्टोपिक फोकाई जनरेट हो रही है, तो इसी का हम एब्लेशन कर दें, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे एंटी कोगुलेशन को भी हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे डिबिगैट्रन या वारफरिन जो कंडीशन के हिसाब से उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन। और एट्रियल फिब्रिलेशन में देखिए सबसे बड़ी पहचान क्या होती है आपकी कि यहाँ पे ये आर इंटरवल जो होता है देखिए ये बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन का सबसे बड़ी पहचान यही है। और यहाँ पे पीवीओ जो होती है ये डिस्क्रीट नहीं होती है। तो ये चीज़ हो गई। अब आइए हम बात करते हैं मल्टीफोकल आर्टेरियल टेकिकार्डिया।